आइए आज हम स्टडी करेंगे प्रश्न संख्या 101। 110 तक हो गया था। 111 नंबर क्वेश्चन से करना। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, कह रहा है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ सी एक्स बॉन्ड इज। सी और एक्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो ये जो चार विकल्प दिए गए हैं, इन चार विकल्पों में से हमसे पूछ रहा है कि बॉन्ड एंथैल्पी का करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है। बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब आबंध की ऊर्जा, एंथैल्पी का मतलब होता है ऊर्जा। तो एक करेक्ट सीक्वेंस हम लोगों को बताना है। तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ों का ध्यान रखना है। हमने जैसा पढ़ा था पीछे कि जिस जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी आबंध लंबाई ज़्यादा होती है और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसकी आबंध लंबाई कम होती है। और जो सिंगल बॉन्ड होता है वो कम मजबूत होता है, ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होता है। तो सीधी सीधी बात है, कहने का मतलब ये है कि आबंध लंबाई अगर बढ़ेगी तो मजबूती घटेगी। कोई भी रस्सी हो, अगर लंबी रस्सी है तो उसको तोड़ना आसान होता है, छोटी रस्सी है तो उसको तोड़ना कठिन होता है। तो अब हमको ये देखना है कि कौन सी आबंध लंबाई ज़्यादा है। तो जब हम आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो जो एटम है उसका साइज बढ़ता जाता है। अब साइज बढ़ेगा तो नाभिक से बाहरी कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन दूर होगा, यानी नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी। तो जब दो एटम मिल करके कोई बॉन्ड बनाएंगे तो वो बंध लंबा होगा, क्योंकि केंद्र से केंद्र तक की दूरी को बंध मानेंगे। तो चूंकि उसकी लंबाई बढ़ेगी वर्ग में नीचे जाने पर, तो इसलिए बंध की जो क्षमता है वो घटेगी। क्षमता का मतलब एंथैल्पी घटेगी। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बंध की लंबाई बढ़ेगी, लेकिन बंध की क्षमता यानी एंथैल्पी घटेगी। वही बात यहाँ पर लिखी गई है, इसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कह रहा है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम एफ टू आई द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस। कहने का मतलब ये है कि ग्रुप मतलब वर्ग। तो वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो जो एटम यानी हमारा परमाणु है उसकी साइज बढ़ती जाती है। ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। तो अब हाइड्रोजन में जो हमको क्वेश्चन में दिया गया हाइड्रोजन, तो उसके साइज का ऑर्डर बता रहा है। तो देखिए, फ्लोरीन सबसे ऊपर है, फिर उसके नीचे क्लोरीन है, फिर उसके नीचे ब्रोमीन है, फिर उसके नीचे आयोडीन है। ये आवर्त सारणी में आप लोग देख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आयोडीन सबसे नीचे है तो उसका साइज सबसे ज़्यादा है, ब्रोमीन उसके ऊपर है तो उससे कम है, क्लोरीन उसके ऊपर है तो उससे कम है, फ्लोरीन सबसे ऊपर है तो सबसे कम है। सो द बॉन्ड लेंथ ऑफ सी एक्स बॉन्ड आल्सो इंक्रीजेज फ्रॉम एफ टू आई। तो अब इससे ये होगा कि जो सी और एक्स ये हमारा हाइड्रोजन है, तो इसमें ये बता रहा है कि फ्लोरीन से जब आयोडीन तक हम जाएंगे तो ये बंध की लंबाई बढ़ती जाएगी। द बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीजेज फ्रॉम एफ टू आई। अब जाहिर सी बात है कि बंध की लंबाई बढ़ेगी तो आबंध की जो ऊर्जा है या एंथैल्पी है वो घटेगी, मजबूती घटेगी। तो वही कह रहा है कि फ्लोरीन से आयोडीन तक एंथैल्पी यानी मजबूती डिक्रीज करती है यानी घटती है। तो अब देखिए नीचे कह रहा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ सी एक्स बॉन्ड इज। तो वर्ग में नीचे जाने पर बंध लंबाई बढ़ती है, इसलिए CH3I की बंध लंबाई सबसे ज़्यादा है, फिर ब्रोमीन जिसमें है उसकी, फिर क्लोरीन जिसमें है उसकी, फिर फ्लोरीन जिसमें है उसकी। तो अब जाहिर सी बात है इसकी बंध लंबाई सबसे ज़्यादा है तो इसका बॉन्ड एंथैल्पी सबसे कम होगा। तो इसी का उल्टा कर देंगे तो बॉन्ड लेंथ की जगह बॉन्ड एंथैल्पी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसी को उल्टा कर दिया तो ये बॉन्ड एंथैल्पी हो गया। तो यही हमारा करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। तो 111 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 111 का ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज नॉन पोलर इन नेचर।
कह रहा है कि जो 4 विकल्प दिए गए हैं, इन 4 विकल्पों में से कौन सा अध्रुवीय है, अध्रुवीय कौन सा है वो हमको बताना है। तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 112 क्वेश्चन में एक एक विकल्प का पूरा यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले POCl3 की अगर हम बात करें तो POCl3 का अगर हम संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो संकरण का हमने फार्मूला ऊपर पढ़ा था कि 1/2, इसके बाद ब्रैकेट में जो केंद्रीय सेंट्रल एटम है जिसको केंद्रीय परमाणु कहेंगे वो किस वर्ग में है, तो वर्ग की संख्या प्लस कितने निगेटिव हैं, कितने निगेटिव और पॉजिटिव जो भी थे वो हम लोग करते थे। तो जो प्लस वाले थे, प्लस का मतलब ये होता था कि इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसको घटा देते थे। माइनस का मतलब होता था कि इलेक्ट्रॉन बाहर से आया है तो उसको जोड़ देते थे। और सिंगल बांड से, एकल आबंध से कितने अणु केंद्रीय परमाणु से जुड़े हैं तो वो हम लोग करते थे। तो यहाँ पर देखिए हम करके दिखा दे रहे हैं आपको। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा हमारा 1/2 ब्रैकेट में। अब ये फास्फोरस है तो फास्फोरस हमारा 5वें वर्ग में है तो 5 प्लस कोई भी निगेटिव चार्ज वाला नहीं है ना कोई पॉजिटिव चार्ज वाला है, केवल 3 एकल आबंध से क्लोरीन जुड़े हैं तो 3 ही लिखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 × 8, तो ये आ जाएगा 4। और 4 होगा तो एक को S में लिखते हैं, बाकी सबको P में लिखेंगे तो sp3 हमारे पास आ जाएगा। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होगा। वैसे इस हाइब्रिडाइजेशन का उतना मतलब नहीं है जितना मतलब हमारी इस बात का है कि ये पोलर है कि नहीं, ध्रुवीय है या अध्रुवीय है। तो इसको देखते हैं। तो देखिए जो ऑक्सीजन है हमने आपको बताया था एक क्रम FONCl, ये क्रम बताया था। तो बताया था कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर क्लोरीन है। ये विद्युत ऋणात्मकता का क्रम है इस प्रकार से, ये हमने आपको बताया था। तो ऑक्सीजन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है तो इसके इलेक्ट्रॉन को जो बंध है अपनी ओर खींचेगी, तो जाहिर सी बात है कि द्विध्रुव आघूर्ण का निशान इधर को होगा। इसी प्रकार इस क्लोरीन के लिए इधर को हो जाएगा, इस क्लोरीन के लिए इधर को हो जाएगा, इस क्लोरीन के लिए इधर को हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये बनेगा। इसका जो पूरा परिणामी होगा वो चूंकि ये क्लोरीन है या ऑक्सीजन है, सेम परमाणु नहीं है, इसलिए 0 तो नहीं होगा। तो इसीलिए अब चूंकि sp3 संकरण है और कोई भी धन ऋण चार्ज नहीं है तो संरचना इसकी टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय होगी। और डाईपोल मोमेंट इसका 0 नहीं होगा क्योंकि ये परमाणु अलग है, ये अलग है, तो इनका परिणामी 0 नहीं होगा पूरे का अगर निकाला जाए। तो μ ≠ 0 यानी डाईपोल मोमेंट 0 नहीं है। और जब डाईपोल मोमेंट 0 नहीं है तो ये ध्रुवीय होगा, इसलिए POCl3 इज पोलर इन नेचर, यानी POCl3 हमारा ध्रुवीय है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको निकालेंगे। अब अगला क्वेश्चन, अगला इसी में विकल्प देखते हैं। अगला आ जाता है हमारे पास CH2O। तो CH2O का हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालेंगे तो C हमारा चौथे वर्ग में है और 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन इसके साथ एकल आबंध से जुड़ी हैं। इसका भी चित्र बना के दिखा देते हैं। तो C हमारा इस प्रकार से बनेगा, ये H जुड़ेगी, ये H जुड़ेगी और डबल बॉन्ड से O जुड़ेगा। तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 4 संयोजकता होती है, तो चारों संयोजकता हमारी पूरी हो गई। अब अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो 1/2 कार्बन हमारा चौथे वर्ग में है तो 4 प्लस कितने एकल आबंध हैं इसमें, तो 2 हैं। 2 मोनोवैलेंट है जो एकल आबंध मतलब
एकल आबंध से जुड़े परमाणु हैं, 2 ही हैं तो 2 हो गया, प्लस इसमें कोई न धन चार्ज है न ऋण चार्ज है, तो उससे मतलब ही नहीं। तो 1/2 गुणे 6 हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो sp2 संकरण हो जाएगा। अब ये sp2 संकरण हो जाएगा, तो sp2 संकरण में जाहिर सी बात है कि sp2 तो ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। एक यस है, p2 है, मान लीजिए p ऐसे कर दें, इस तरह बना है, तो ये ट्राइगोनल मतलब त्रिकोणीय हो जाएगा और एक ही प्लेन में रहेगा। तो ट्राइगोनल प्लेनर यानी त्रिकोणीय समतलीय कहेंगे। तो अब देखिए इसकी संरचना अगर देखी जाए तो ऑक्सीजन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, तो इसकी तरफ इसका आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण का निशान हो जाएगा। अब कार्बन से हाइड्रोजन थोड़ा ज़्यादा है, तो इसकी तरफ ऐसे हो जाएगा, इसी प्रकार इस हाइड्रोजन की तरफ हो जाएगा, जो भी ज़्यादा ध्रुवीय होगा। तो कुल मिला करके ऑक्सीजन चूँकि बहुत विद्युत ऋणात्मक है, तो ये हाइड्रोजन इसको बैलेंस करके 0 नहीं कर सकते, तो इसलिए इसमें भी जो है द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होगा। तो अब देखिए इसको पढ़ते हैं। त्रिकोणीय समतली इसकी संरचना होगी, आकृति होगी, शेप जो है, और डाइपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होगा, और CH2O इज पोलर इन नेचर। जाहिर सी बात है जब द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होगा तो यह ध्रुवीय होगा। अब आगे देखते हैं अगला विकल्प हम लोग, तो अब C विकल्प आ जाता है SbCl5। अब देखिए NPAS SbBi, तो Sb हमारा 5वें वर्ग में आता है, तो वैसे ही निकालेंगे 1/2 ब्रैकेट में वर्ग संख्या 5 प्लस कितने मोनोवायलेंट जुड़े हैं, तो क्लोरीन एक ही आबंध बनाता है, 5 है तो 5 + 5 कर देंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। 5 में 1 में यस में 1 भरा जाता है, पी में 3 से ज़्यादा नहीं भरेंगे तो 3 1 4 होंगे, 1 बच रहा है तो फिर डी लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग इसको भरेंगे। तो शेप इसका अब क्या होगा, तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल इसका शेप होगा। शेप कैसे निकालते हैं इसको समझ लीजिए। तो sp3 है, जैसे ध्यान दीजिए sp3d, तो sp2 में अभी हमने प्लेन में बनाया था, तो एक यस हो गया, 2 p हो गए, इनसे एक प्लेन बन जाएगा। सिंपल भाषा में समझा रहे हैं, प्लेन बन गया। अब एक p और बच गया, एक d और, तो एक p ऊपर हो जाएगा और d नीचे हो जाएगा। तो ये ऐसे ऐसे जब मिलाएंगे इस तरह से तीनों को, तो एक ऊपर पिरामिड बन जाएगा, एक ये नीचे पिरामिड बन जाएगा। इस तरह मिलाएंगे तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी हो जाएगा, तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल हो गया। तो शेप इसका ट्राइगोनल बाईपिरामिडल हो जाएगा। और इस स्थिति में जो है इस स्थिति में अगर हम इसकी चर्चा करें तो यहाँ पर देखिए शेप बनाया गया है। तो ये क्लोरीन जो है इस क्लोरीन के प्रभाव को निरस्त कर देगा, और ये तीनों में से ये जो दो हैं 120 डिग्री का कोण होगा। किसी भी त्रिभुज में 120 डिग्री का कोण होता है, तो ये वाला एंगल 120 डिग्री का होगा। तो हमने आपको बताया था कि अगर कोई एंगल 120 डिग्री का होता है, ये 120 डिग्री होगा, तो 120 डिग्री पे अगर दो बल लगें तो उनका परिणामी किसी एक के बराबर होता है। तो इन दो में से किसी एक Cl के बराबर होगा। तो जाहिर सी बात है जब किसी एक Cl के बराबर होगा तो ये Cl इसके प्रभाव को निरस्त कर देगा, एक दूसरे के अपोजिट, और ये इधर को होगा तो ये Cl इसके प्रभाव को निरस्त कर देगा। क्योंकि इन दोनों का परिणामी 120 डिग्री पे है तो एक ही के बराबर होगा। तो ये Cl हो गया, ये Cl, ये Cl, ये Cl, चारों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे, और यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण 0 हो जाएगा, और ये जो अणु है ये नॉन पोलर होगा। तो यहाँ पर देखिए डाइपोल मोमेंट में इक्वल टू 0 हो जाएगा,
और SbCl5 इज नॉन पोलर इन नेचर, यानी अध्रुवीय होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्यों ऐसा है। अब अगला देख लेते हैं डी वाला विकल्प, डी को भी देख लेते हैं। तो NO2 का हाइब्रिडाइजेशन N 5वें वर्ग में है, तो 1/2। इसमें देखिए दूसरे तरीके से निकाला है, हम उसी तरीके से अपना इस्तेमाल करेंगे। तो 1/2 N हमारा 5वें वर्ग में है, तो 5, और कोई भी मोनोवायलेंट नहीं जुड़ा है एक आबंध वाला, तो उसको नहीं, तो 1/2 गुणे 5 करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। 2.5 जब आ जाता है तो उसको 3 ही माना जाता है, तो ये 3 ही होगा, तो sp2 संकरण हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसकी अगर संरचना की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए संरचना बनाई गई है। तो N और NO2 है, तो यहाँ पर देखिए N है हमारा, तो N में 5वें वर्ग में है, तो 5, 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ इस्तेमाल हो गए। यहाँ पर देखिए NO2 का हमने फिगर बनाया है, N है डबल बॉन्ड के साथ वो होगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने इस ऑक्सीजन को दे करके आबंध बनाया है। तो इस प्रकार से 5वें वर्ग में है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए इस आबंध में, और 2 इलेक्ट्रॉन ये दोनों ऑक्सीजन को दिए, तो 2 2 4 1 5 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो अगर ये 2 ऑक्सीजन आपस में बैलेंस भी हो जाए तो इसकी वजह से ध्रुवता रहेगी, क्योंकि ये सीधा 180 डिग्री नहीं रह पाएगा, इसके प्रतिकर्षण बल के कारण कुछ कोण बन जाएगा। तो इसलिए जो है ये हमारा जो शेप हो जाएगा ये त्रिकोणीय प्लेनर हो जाएगा। 2 ये होगा, 1 ये, तो त्रिकोणीय हो जाएगा, और एक ही प्लेन में रहेंगे तो प्लेनर हो जाएगा। वैसे sp2 संकरण भी है तो त्रिकोणीय प्लेनर होगा। तो इस प्रकार से बनेगा। डाइपोल मोमेंट इसका 0 नहीं होगा, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा है आबंध बनाने से, इस पे प्रतिकर्षण लगेगा, तो इस वजह से ये इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, और ये जो है ध्रुवीय होगा। तो NO2 इज पोलर इन नेचर इस इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इस प्रकार से चारों विकल्प हमने देख लिए। तो चारों विकल्प में से जो है डी विकल्प हमारा, सी विकल्प हमारा करेक्ट है कि नॉन पोलर है। सी विकल्प ये SbCl5, तो 112 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 112 का ये SbCl5 नॉन पोलर होगा नेचर में। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो इधर देखिए अणु दिए गए हैं, इनकी आकृति इधर दी गई है। तो कह रहा है कौन सा मैच कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए विकल्प दिए गए हैं ABCD करके, और ABCD ये है। तो कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो ये हमको चूज करना है। तो इसके फिगर सब हमको बनाने पड़ेंगे, तभी हम लोग बता सकते हैं कि किसकी आकृति क्या है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन से स्पष्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम PCl5 को लेते हैं। तो P जो है केंद्रीय परमाणु है, तो केंद्रीय परमाणु को लिया गया, तो ये 5वें वर्ग में है। तो बाहरी कक्षा में इसके 5 इलेक्ट्रॉन है, 3s2 3p3। अब ग्राउंड स्टेट में अगर इनको भरा जाए तो हम लोग कैसे भरेंगे उसको बता दे रहा है। जैसे 3s है, तो यस में एक ही कक्षक होता है 3s2, तो इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे विपरीत चक्रण के। इसके पास 3p3 है, तो P में जो है 3 कक्षक होते हैं, तो उसमें तीनों इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। इसमें तीनों इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, एक एक भी भरेगा पहले इलेक्ट्रॉन, फिर पेयरिंग होती है। तो 3p3 में है।
अब हमने ये पढ़ा है कि जो अब इसके आगे देखिए डी आ जाता है, इसके आगे डी आएगा, डी में 5 रहेंगे, ये जगह नहीं है तो आप 5 बना लीजिएगा, चूंकि एक ही भरना है तो इसलिए हमने नहीं बनाया, तो ये खाली रहेगा। अब पूर्ण भरे हुए या आधे भरे हुए कक्षक जो होते हैं वो ज़्यादा स्थायी होते हैं, और प्रकृति में कोई भी परमाणु या अणु स्थायित्व चाहता है, तो ये क्या करेगा कि ग्राउंड स्टेट यानी तटस्थ अवस्था में तो ये स्थिति है, जब उत्तेजित अवस्था में आएगा तो उत्तेजित का मतलब कुछ ऊर्जा मिलेगी, तो कुछ ऊर्जा जब मिलेगी तो ये यस का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, इस वाले में आ जाएगा इस तरह से, ये देखे यहाँ पर दिखाया गया। तो इसी का जो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रहा होगा यही उछल करके यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पर ये आ गया है, तो ये उत्तेजित अवस्था हो गई। तो जब इस तरह की उत्तेजित अवस्था हुई तो 3s में 1 है, 3p में 3 है, 3d में 1 है, तो इसलिए इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d हो जाएगा, sp3d। s में 1 इलेक्ट्रॉन है, p में 3 है, d में 1 है, तो sp3 और d, इसमें 1 रहेगा तो 1 को बोला नहीं जाता, तो sp3d इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर P से Cl किस प्रकार से मिल करके PCl5 बना रहे हैं, यहाँ चित्र बना दिया गया है, इसके बारे में हम पीछे वाले क्वेश्चन में चर्चा भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए हाइब्रिडाइजेशन आप P कितना है sp3d, स्ट्रक्चर आप PCl5 तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडल यानी ट्राइगोनल प्लान बाईपिरामिडल, ये पीछे हम पढ़ चुके हैं। आप देखिए SF6 की बात आ जाती है, तो SF6 में भी इसका जो है हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो यस हमारा 6वें वर्ग में है, तो बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन जब यस को पूरा भरेंगे तो लास्ट में 3s2 3p4 बचेगा। तो 3s2 3p4 में अब देखिए एक्साइटेड अवस्था की बात कर रहा है, तो p में तो 4 होंगे, तो p में भरेंगे, हम देखिए बता रहे हैं, इसको समझिए। तो 3s2 यानी यस में भी 2 हैं, तो 2 हैं, p में 4 हैं, तो एक ये भर गए, एक और भरेगा। ये तटस्थ अवस्था की हम बात कर रहे हैं जो ग्राउंड स्टेट लिखा गया है। अब क्या होगा जब उत्तेजित अवस्था होगी, तो हमने आपको बताया है कि आधे भरे हुए या पूरे भरे हुए कक्षक ज़्यादा स्थायी होते हैं, और प्रकृति में सब कोई स्थायी होना चाहता है। तो ये स्थायी होने के लिए क्या करेगा कि उत्तेजित अवस्था में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये उछल करके यहाँ आ जाएगा डी वाले में, और ये उछल करके यहाँ आ जाएगा डी वाले में। तो इस प्रकार से सब में 1 हो जाएंगे, तो एक F यहाँ हो जाएगा, एक F यहाँ, एक F यहाँ, एक F यहाँ, एक F यहाँ, एक F यहाँ। तो इस प्रकार से SF6 हमारा बनेगा। जब SF6 बन जाएगा तो अब देखिए चूंकि यस में 1 है, P में 3 है, D में 2 है, तो sp3d2 संकरण हो जाएगा। और संरचना की अगर बात करें तो sp3 है, तो यस बीच में रहेगा, फ्लोरीन 4 इस प्रकार से वर्गाकार आकृति में होंगी, और ये जो है ऊपर नीचे रहेगा। तो अगर इसको ऐसे करें, ऐसे मिलाएं, ऐसे मिलाएं, ऐसे मिलाएं, तो 1 2 3 और एक इसके पीछे 4 फलक ऊपर बन जाएंगे, और 4 फलक इसके नीचे बन जाएंगे इस तरह से। तो 4 फलक ऊपर, 4 फलक नीचे, तो अष्टफलकीय संरचना हो जाएगी। तो या तो वर्ग समतलीय कहें, एक समतल में वर्ग बना हुआ है, तो या तो इसको हम वर्ग समतलीय कह दें आकृति, या अष्टफलकीय कह दें। तो ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर इसका स्ट्रक्चर होगा, अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हाइब्रिडाइजेशन एस का sp3d2 है, स्ट्रक्चर ऑफ SF6 इज ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकीय। तो इस प्रकार से इसकी संरचना अष्टफलकीय हो जाएगी। अब आगे देखते हैं Br(F5). तो Br हमारा केंद्रीय परमाणु है, और Br हमारा 7वें वर्ग का तत्व है। तो Br जो है 7वें में है, तो बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरे जाएंगे, 5 2 7, 3s2 3p5। पहले का आप भर लीजिएगा अफबाऊ के नियम से,
अगर पूरा एक तरफ से भर के बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह भरा जाएगा। अब इसको आप भरिए तो तटस्थ अवस्था में इलेक्ट्रॉन जब भरे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए उत्तेजित अवस्था में P में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर जो है जब 5 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो कंडीशन ये बनेगी, 3 तो भर गए, एक ऐसे भरा जाएगा, एक ऐसे भरा जाएगा। तो जब उत्तेजित अवस्था आएगी, ये ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट की हम बात कर रहे हैं कि जो हमने बना दिया इस तरह ग्राउंड स्टेट में रहेगा। अब जब उत्तेजित अवस्था आएगी ये दो नहीं रहेंगे, तटस्थ अवस्था में दो नहीं रहेंगे। तो यही दो उछल करके आ गए हैं, यही दो उछल करके यहाँ पे आ गए हैं डी वाले में। अब आप ये कह सकते हैं कि ये उछल के क्यों नहीं आया है। तो ये उछल के इसलिए नहीं आया है क्योंकि BrF5 बनाना है। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो गए तो इनके साथ फ्लोरीन अपना जोड़ा बना के युग्मित होके BrF5 बना लेंगे। इसके आने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसके साथ फ्लोरीन को नहीं जुड़ना, तो इसलिए ये नहीं आया है। तो इसको ध्यान देना है। तो इस प्रकार से BrF5 बन गया। तो ये लोन पेयर है, फ्लोरीन है, तो एक पिरामिड ऊपर बन जाएगा इस प्रकार से। तो स्क्वायर पिरामिडल संरचना हो जाएगी। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Br इज sp3d2 हो जाएगा क्योंकि S P में 3 है, D में 2 है। ये क्यों नहीं आया हमने आपको बता दिया। और स्ट्रक्चर जो है स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा, ये भी बता दिया। अब देखिए BF3 की संरचना को, तो B हमारा तीसरे वर्ग में है तो 2s2 2p1 हो जाएगा। बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो तीनों इस प्रकार भरे जाएंगे। अब देखिए अगर तटस्थ अवस्था की बात करें तो S में 2 रहेंगे, 2 P में 1 रहेगा। लेकिन उत्तेजित अवस्था में ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा तो इसमें 2 हो जाएंगे, इसमें 1 बचेगा। तो ये 3 फ्लोरीन के जुड़ने के लिए तीनों अयुग्मित हो गए। तो इस प्रकार से संरचना बनेगी। और S में 1 है, P में 2 है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमारा हो जाएगा और संरचना इस प्रकार हो जाएगी। त्रिकोणीय समतली कह सकते हैं। एक प्लेन में है, सब कोण 120 डिग्री हैं इसलिए बल बराबर लगेंगे चारों ओर। तो स्ट्रक्चर है BF3 ट्राइगोनल प्लेनर, यानी हिंदी में त्रिकोणीय समतली। तो करेक्ट मैच हमारा A का 4 हो जाएगा, B का 3, C का 1, D का 2 हो जाएगा। तो कुल मिला करके हमारा 113 का A ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 113 का A ऑप्शन करेक्ट होगा। A का 4 सही होगा, यानी PCl5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। B का 3 सही होगा, यानी SF6 हमारा ऑक्टाहेड्रल होगा। C का फर्स्ट सही होगा, यानी BrF5 हमारा स्क्वायर पिरामिडल होगा। D का सेकंड सही होगा, यानी BF3 हमारा ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। अब 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है BF3 इज प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। कह रहा है कि जो BF3 है ये समतलीय है और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम रेस्पेक्टिवली आर। कह रहा है कि इसका संकरण कितना होगा और केंद्रीय परमाणु जो B है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये हमको बताना है। तो इसको अभी हम लोग कर ही चुके हैं, ऊपर आपने देखा है पूरा स्ट्रक्चर, और फिर से एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। तो 114 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ए सेंट्रल एटम कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला। तो केंद्रीय परमाणु का संकरण जो है उसको अगर हम निकालें तो 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ साइड एटम माइनस पॉजिटिव
चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज। ये हमारा फार्मूला होता था कि कितने संयोजकता वाले इलेक्ट्रॉन हैं प्लस कितने उसके साइड में परमाणु हैं, यानी मोनोवैलेंट कितने जुड़े हुए हैं एकल आबंध से, माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज। ये फार्मूला था। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बी का है, तो बी का जो है 1s2 2s2 2p1 हो जाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा में 3 होंगे क्योंकि 3 तीसरे वर्ग में है। तो ये बाहरी कक्षा है 2s2 2p1, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन s कक्षक में, 1 इलेक्ट्रॉन p कक्षक में। अब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन बी में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब तीसरे वर्ग में है तो 3 ही होंगे। 3 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन बी इक्वल टू 3 हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट सेल। लास्ट सेल मतलब वही बाहरी कक्षा ही संयोजी कक्षा होती है। और n बराबर 2 आ जाएगा इसके लिए। n कह रहा है 2, n का मतलब बाहरी कक्षा कौन सी है, दूसरी कक्षा है। देखिए 2 2 है ना, इसी को मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो बाहरी कक्षा की जो संख्या होती है वो 2 है। अब नंबर ऑफ साइड एटम इन BF3, बी के साइड में कितने एटम है, F 3 है, तो 3 फ्लोरीन एटम है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, 1/2, तीसरा वर्ग है प्लस 3 बाहरी मोनोवाइलेंट है, तो 3 हो गया। तो 1/2 गुणे 6 तो 3 आ गया। तो संकरण इसका sp2 हो जाएगा। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड सेंट्रल एटम, अब सेंट्रल एटम के चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो बी इन BF3 इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3 सिग्मा बॉन्ड, यानी BF दैट इज। अब सिंगल बॉन्ड है सब में, तो जाहिर सी बात है कि सिंगल बॉन्ड है, 3 सिंगल बॉन्ड है और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होते हैं। तो 3 बॉन्ड है सिंगल, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो वही कह रहा है 3 BF बॉन्ड इंटू 2 इलेक्ट्रॉन इन 1 सिग्मा बॉन्ड, तो ये हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। एक सिग्मा बॉन्ड या एकल आबंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 बंध हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये sp2 संकरण होगा और 6 इलेक्ट्रॉन केंद्रीय परमाणु के चारों ओर होंगे। तो 104 का सी ऑप्शन हमारा, 114 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो सी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और 6 इलेक्ट्रॉन बोरान के चारों ओर होंगे। 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एमंगस्ट द फॉलोइंग व्हिच वन विल हैव मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। तो कह रहा है कि लोन पेयर और लोन पेयर यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है, जो आबंध नहीं बनाए हैं, उनके बीच प्रतिकर्षण इन 4 विकल्पों में से किसमें सबसे ज्यादा होगा, ये हमको बताना है। तो इसको देख लेते हैं। अब देखिए लोन पेयर रिपल्सन की अगर बात देखी जाए तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जितने विकल्प हैं उनमें से किसमें कितने लोन पेयर हैं। तो अगर ClF3 की बात की जाए तो Cl 7वें वर्ग में है, उसके साथ 3 फ्लोरीन जुड़ गई, तो 3 जुड़ गई तो 7वें वर्ग में है, तो 3 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचे। तो 4 इलेक्ट्रॉन का अगर जोड़ा बनाएंगे तो 2 जोड़ा बनेगा, तो 2 लोन पेयर होंगे ClF3 के पास। अगर IF5 की बात करें तो I हमारा 7वें वर्ग में है, 5 फ्लोरीन जुड़ गई तो 5 इलेक्ट्रॉन काम में आ गए आबंध बनाने में, 2 बचे हमारे पास, तो 2 का जोड़ा बनाएंगे तो 1 लोन पेयर बचेगा। SF4 की बात करें तो यस हमारा 6वें वर्ग में है, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसकी बाहरी कक्षा में होंगे, 4 जो है आबंध बनाने में इस्तेमाल हो जाएंगे फ्लोरीन के साथ, क्योंकि 4 फ्लोरीन है तो 4 इलेक्ट्रॉन इसका यूज हो जाएगा। तो 6 में से 4 आबंध बना लिए तो केवल 2 बचे, 2 का अगर जोड़ा बनाएंगे तो 1 जोड़ा बनेगा, तो 1 लोन पेयर हो गया। XCF2 की बात करें अगर तो XC हमारा 8वें वर्ग में है और फ्लोरीन 2 केवल इस्तेमाल हुई हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके काम में आ जाएंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचेंगे क्योंकि पूरे 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन का अगर जोड़ा बनाएंगे तो 3 लोन पेयर हो जाएंगे, पेयर मतलब जोड़ा बन जाएंगे। सो लोन पेयर रिपल्सन इज मैक्सिमम इन XCF2। अब देखिए XCF2 के पास सबसे ज्यादा लोन पेयर है, इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, इसके पास 1 है, इसके पास 3 है, तो 3 लोन पेयर सबसे ज्यादा है।
तो जाहिर सी बात है कि XCF2 सबसे ज़्यादा लोन पेयर प्रतिकर्षण शो करेगा। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसका चित्र भी बना दिया गया है XCF2 का। तो 115 का चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच एमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ध्यान दीजिए इनकरेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट ना लगा के चले आना। तो इनकरेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, तो इसको देख लेते हैं। तो 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा विकल्प देखिए इनकरेक्ट है। अब किस प्रकार से इनकरेक्ट है उसके बारे में हम लोग विचार करते हैं। तो पहले चौथा विकल्प देख लेते हैं। कह रहा है O2 प्लस आयन इज डायामैग्नेटिक। तो ये गलत है, ये पैरामैग्नेटिक होगा। इसका मतलब इसके पास अनपेयर्ड यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब इसको देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन देखिए इसमें दिया गया है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 इज। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 इज। तो O2 का अगर बनाना है तो इस प्रकार बनाएंगे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz 2 आ जाएगा। पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन है, इनकी ऊर्जा बराबर होगी तो बराबर का चिन्ह लगा दिया, पाई 2py2 हो जाएगा। सिग्मा 2px में 1 बराबर होंगे x और y की ऊर्जा, इसलिए बराबर का चिन्ह लगाया, पाई स्टार 2py1। तो देखिए इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, इसमें भी अनपेयर्ड है, बाकी सब पेयर्ड है। तो इसलिए जो O2 प्लस इनकरेक्ट हमसे पूछ रहा है, इसका मतलब ये अनपेयर्ड है तो इसे पैरामैग्नेटिक हो गया, सही है। अब O2 प्लस की अगर बात करें तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2, और ये दोनों की ऊर्जा बराबर होगी x y की, तो पाई 2py2 हो जाएगा। पाई स्टार 2px1 डबल बॉन्ड पाई स्टार 2py1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इसमें भी देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक है। जबकि क्वेश्चन में कहा है डायामैग्नेटिक है O2 प्लस, इसलिए वो इनकरेक्ट है और इनकरेक्ट ही हमसे पूछ रहा है। यहाँ देखिए लिखा है सिंस देयर इज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन O2 प्लस सो इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो इसलिए 116 का चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा, यानी गलत पूछा गया है तो गलत वाले को सही करेंगे। तो ऑप्शन चौथा ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कुछ चीज़ें बची हुई हैं। एक तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बॉन्ड ऑर्डर और ये पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक। तो इसको अब चूंकि ये लेक्चर लंबा हो गया, नहीं तो अभी हम बता देते। अब अगले लेक्चर में इसी के नीचे हम सारी चीज़ें आपको समझा देंगे। तो आज बस यहीं तक, अब अगले लेक्चर में स्टडी हम लोग करेंगे।